Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of November 2021, Wednesday. Inspiration of the day is ambition is the path to success, persistence is the vehicle you arrive in. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. India-US aim to resolve thorny trade issues by middle of 22. जैसा कि हमने पिछले न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की 2 दिन की विजिट पर हैं एंड द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ दैट विजिट इज़ टू रिजॉल्व द disputed complex trade issues between these two countries. और ट्यूसडे को ये 2 दिन की जो विज़िट है वो एंड हो गई और जो मेजर इश्यूज इस पर्टिकुलर विज़िट में या इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस हुए उनका जो ओवरऑल समरी निकला वो ये था कि जितने भी इंडिया और यूएस के बीच में थॉर्नी इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू ट्रेड, all these disputes will be addressed, will be resolved by mid of 22. और इन सारे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ में एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स रिलेटेड इश्यूज़, सर्विसेज रिलेटेड इश्यूज़, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज़ और आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आईपीआर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो कि हमेशा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में अराइज होता रहता है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आईपीआर, कॉपीराइट, पेटेंट ये सब ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि केवल यूएस के साथ ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, यूएस के ट्रेड रिलेशन के साथ ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो इंडिया से ट्रेड करती हैं उनके साथ भी आईपीआर जैसे जो इश्यूज़ हैं वो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं. तो जो फ़िलहाल के लिए जो विज़िट रैप अप हुई ट्यूसडे को उनमें इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ और दोनों ही साइड ने इस बात के लिए कमिटमेंट रजिस्टर किया दैट they will try to revive the trade policy forum, that is TPF, between these two countries. और ऐसे इश्यूज जो कि इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लिया जाए कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं तो आईपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. आईपीआर के अलावा डेटा लोकलाइजेशन हो गया, ये भी इंडिया और यूएस की जो कंपनीज हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशू जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसके अलावा आप सब ने सुना होगा जीएसपी, दैट इज़ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. ये बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में ये जो जीएसपी का स्टेटस था ये इंडिया से वापस ले लिया गया था. अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि जीएसपी क्या होता है तो जीएसपी एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था जो यूएसए प्रोवाइड करता था, यूएसए की कंट्री प्रोवाइड करती थी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को. ये कहा जाता था कि जो भी इकोनॉमीज़ डेवलपिंग हैं उनका कुछ गुड्स और सर्विसेज, मोर स्पेसिफिकली गुड्स जो हैं वो यूएस की मार्केट में ज़ीरो टैरिफ पर या मिनिमम टैरिफ पर आ सकते हैं और यूएस की मार्केट में उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं या मिनिमम टैरिफ ट्रीटमेंट मिलता था. तो बेसिकली ऐसे कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग की उसमें आते थे कैटेगरी में, और इंडिया भी कई टाइम से, इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 2000 जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत टाइम से इस जीएसपी सिस्टम का जो बेनिफिट वो ले रहे थे. बट यूएसए ने ये बोला कि इंडिया अब कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इंडिया जो है वो अब डेवलप कंट्री हो चुका है, तो इंडिया को अब इस पर्टिकुलर जीएसपी सिस्टम के तहत किसी भी तरह के बेनिफिट नहीं मिलेंगे. और जो 2000 की लिस्ट थी उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए टोटली इंडिया को जीएसपी के सिस्टम से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रिमूव कर दिया था. और ये हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल एक्ट था जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था अगेंस्ट गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी. हालांकि इस पर बहुत सारे नेगोशिएशन हुए थे और अभी भी हो रहे हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू था जहाँ पर यूएस इस पर्टिकुलर मीटिंग में अब इस बात को कंसीडर करेगा कि क्या वापस से इंडिया को जीएसपी में डाला जाए या ना डाला जाए. अपार्ट फ्रॉम इट बोथ कंट्रीज also exchanged their views on potential tariff reduction जो कि
टीपीएफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा है और इसके लिए दोनों ही साइड के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5 वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। और ये जो वर्किंग ग्रुप्स हैं ये अपनी जो रिपोर्ट है वो मार्च 22 तक सबमिट करेंगे रिगार्डिंग सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द टैरिफ। और इसके अलावा इस बात पर भी नेगोशिएशन हुआ कि आगे जो टीपीएफ की मीटिंग होगी जो कि मिड 2020 में शेड्यूल्ड है, उस मीटिंग में ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो डिस्कस किए जाएंगे और हर एक जो एक्शन जो इस टीपीएफ मीटिंग में लिए जा रहे हैं उनके आउटकम क्या होंगे। तो उनके आउटकम को भी रजिस्टर करेगा वर्किंग ग्रुप, उनके आउटकम की भी रिपोर्ट सबमिट करेगा। ट्रेड रिलेटेड टैरिफ को रिड्यूस करने में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बेनिफिट्स होंगे, उन सब पर एक कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट होगी। इसके अलावा इंडिया एंड यूएस ऑन ट्यूसडे हैड बीन एग्री टू वर्क ऑन डिफरेंट वेज टू एक्सपोर्ट मैंगोज फ्रॉम इंडिया एज वेल एज टू इम्पोर्ट चेरीज फ्रॉम अमेरिका। तो एग्रीकल्चर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुए जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी बात करी गई, क्योंकि इंडिया किसी पर्टिकुलर फ्रूट्स वेजिटेबल में सेल्फ सफिशिएंट है और अगर अमेरिका की बात करें तो दे हैव सफिशिएंसी इन सम अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बेसिकली मैंगोज, पोमेग्रेनेट, चेरीज, इन सब के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भी कुछ एग्रीमेंट हुए और इसके जो आउटकम है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्लियरेंस प्रोग्राम्स एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो विजिट रही उसमें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनको प्रॉपर्ली एड्रेस किया गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। गोल्डमैन अदर्स रेज फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। Because of the increase in consumption and dwindling COVID-19 cases, number of analysts and brokerage houses has raised their projections for India's economic growth for current fiscal year, that is fiscal year 22. So after the contraction or the low base of 7.3% in financial year 21 because of pandemic, number of brokerage houses are now revising their forecast for India's GDP, more specifically for financial year 22. And in line with this, among all, Goldman Sachs and its recent macro outlook, revised the upward projections on India's GDP. So कितना प्रोजेक्शन किया है गोल्डमैन सैक्स ने? दैट इज 9.1% एंड अर्लियर दिस एस्टिमेट वाज 8%। तो पिछले जो एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग में गोल्डमैन सैक्स ने 8% का जीडीपी एंटिसिपेशन किया था, फोरकास्ट किया था फॉर इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 22, जिसको रिवाइज करके 9.1 कर दिया है। और जो रीज़न फैक्ट भाई रिवीजन किया है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। गोल्डमैन सैक्स को कुछ ऐसा लगा होगा कि जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो क्या रीज़न साइट किए हैं? इंक्रीज कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है और जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में या इसी फाइनेंशियल ईयर से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिकअप कर चुकी है या स्टार्ट ले चुकी है। For 21-22, it's pegged economic growth at 8.5%. यहाँ पर थोड़ा सा कैच है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो दिस 9.1% जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 9.1%, दैट इज फॉर कैलेंडर ईयर 22, दैट इज फॉर कैलेंडर ईयर 22। कैलेंडर ईयर मीन्स यानी जनवरी 22 से स्टार्ट होकर के दिसंबर 22 तक का जो टाइम पीरियड है उसके लिए ये 9.1% का प्रोजेक्शन किया गया है। इसी कैलेंडर ईयर के लिए पिछले साल जो प्रोडक्शन है, पिछला जो प्रोजेक्शन किया था गोल्डमैन ने, दैट वाज 8%। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से लेकर के मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो प्रोजेक्शन है गोल्डमैन के, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.5%। तो ये आप याद रखेंगे, दिस 9.1% प्रोजेक्शन इज फॉर कैलेंडर ईयर 22, नॉट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22।
तो गोल्डमैन का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन, इंडिया इज अ कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ अवर पॉपुलेशन वी आर कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी। तो इंक्रीज इन कंजप्शन ओनिंग टू द full economic opening and noticeable improvement in virus situation as well as adequate progress in terms of vaccination has led the revision of this particular GDP forecast as per the Goldman Sachs। इन सारे फैक्टर्स के अलावा गोल्डमैन ने ये भी प्रोजेक्ट किया है कि आगे आने वाले कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, मोर स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी बढ़ेगी एंड दैट में लीड्स टू द मोर एम्प्लॉयमेंट। और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो डेफिनेटली इंडिविजुअल के हाथ में पैसा आएगा दैट में फर्दर लीड्स टू डिमांड, और डिमांड किसी भी इकॉनमी में फिर से रिवाइवल या रिकवरी को और ज़्यादा प्रमोट करेगी। तो ये भी एंटिसिपेट कर रहा है गोल्डमैन कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ प्राइवेट कॉरपोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर हाउसिंग इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो capital expenditure by government, capital expenditure by private sector, housing investment, adequate progress on vaccination, dwindling COVID-19 cases, increase in overall consumption, all these factors are leading to a robust growth for India in upcoming times. Apart from Goldman Sachs, there are other agencies, other brokerage houses, other analysts that have also projected GDP for India's upcoming time. तो अगर हम देखें SBI Research, UBS Securities, RBI, CARE, Fitch, तो सबके जो प्रोजेक्शंस हैं वो रिवाइज हुए हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजप्शन। और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो 9 पर ही कलेक्ट हो रहे हैं, 9 पर ही, या 9.1 या 9.0 या 9.3, 9.5 के ही आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं जो एवरेज अगर इन सबको कंबाइन किया जाए तो रेंज एक जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.0 से लेकर के 9.5 तक के बीच में है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं इंडियन इकॉनमी, उसको देखते हुए एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इकॉनमी के लिए आने वाला जो टाइम है दैट विल बी गुड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। बोरोइंग कॉस्ट टू राइज सून एज इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न्स। सो द 10-year bonds yield may rise to 6.5% soon। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ईयर, कैलेंडर ईयर में और आते आते इस ईयर के एंड तक ये जो 10 ईयर के जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड जो है वो 7% तक पहुंच जाएगी एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग अ टर्न इन रेट साइकिल। और अगर इस तरह से जो बेंचमार्क बॉन्ड है इंडिया में, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो 10 ईयर्स के जो बॉन्ड है इंडिया में, दे सर्व एज अ बेंचमार्क इन फॉर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। तो अगर इसकी जो यील्ड है वो 7% तक जाने की एंटिसिपेशन है तो क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बोरोइंग कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज करेगी, मोर स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट फर्म्स एंड रिटेल लोन टेकर्स। हालांकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि इतनी फास्ट मैनर में या इतनी स्पीड में ये रिकवरी जो यील्ड है ये नहीं बढ़ेगी, इट विल टेक टाइम, बट येस इट विल टच द पॉइंट ऑफ 7%। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, फर्म्स हैं, रिटेल लोन टेकर्स हैं, दे हैव द सफिशिएंट टाइम टू रीएडजस्ट देमसेल्फ, रीएडजस्ट देयर फाइनेंस एज पर द अपकमिंग इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट। तो जो बोरोइंग कॉस्ट पुशअप होने वाली है इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो फाइनेंशियल्स हैं, अपने बुक्स हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन वेरी सून। बट येस जो 6.5% का जो टारगेट या हम कह सकते हैं जो मार्क सेट किया है वो जल्दी ही टच कर सकते हैं 10 ईयर्स के बॉन्ड। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होती है और कैसे ये बोरोइंग कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो बॉन्ड इज नथिंग बट जस्ट अ लोन। सो अ बॉन्ड इज अ लोन फ्रॉम investor to a borrower, such as it could be any company,
इट कुड बी एनी गवर्नमेंट और इट कुड बी एनी फॉर्म। तो और यहाँ पर आपको एक बात जाननी ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट जब लोन लेती है पब्लिक से, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज बॉन्ड। उनको एक हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं जी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट कंपनीज के लिए यूज़ किया जाता है। तो अ बॉन्ड इज सिंपली अ लोन फ्रॉम इन्वेस्टर्स to a borrower, and this borrower could be any company, any firm, any government, any agency, and the borrower use the money to fund its operation and the investors receive interest on its investment। सिंपल सी बात, जैसे कि अगर आपने लोन दिया तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज सिंपल और वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लोन। यहाँ हम सीधे बोलते हैं हमने इन्वेस्टर से 100 रुपये 200 रुपये लिए कंपनी ने, और उसको एक कागज़ दे दिया कि आज हम आपसे 100 रुपये ले रहे हैं, आगे 2 साल बाद हम आपको 110 रुपये वापस करेंगे। दिस पर्टिकुलर पेपर, दिस पर्टिकुलर लोन इज कॉल्ड एज बॉन्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, एंड इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन केस ऑफ गवर्नमेंट, मोर स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट यही लोन ले बॉन्ड परचेज कर रही है मार्केट से, वी कॉल देम SDL। and definitely there are different types of bonds that we are not going to discuss here, different grades of bond। बहुत सारे जो एनालिस्ट होते हैं ग्रेडिंग भी करते हैं बॉन्ड्स की, तो वो अभी यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। अब दूसरा टर्म बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, इसको भी अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा जाए तो बॉन्ड यील्ड नथिंग बट अ फिगर दैट शोज द रिटर्न एन इन्वेस्टर गेट ऑन अ बॉन्ड। कितना रिटर्न आपको मिला। अगर 100 रुपये का आपने बॉन्ड खरीदा है और आपको 1 साल बाद 110 रुपये मिल रहे हैं, तो सिंपली 10 रुपीज़ इज योर यील्ड। And the very simple version of yield is calculated by the formula, that is yield is equal to coupon amount or coupon amount divided by price. So when price changes, so does the yield changes. और इंडिया में जो 10 साल के बॉन्ड होते हैं, दे सर्व एज अ बेंचमार्क इंडाइसेस। इन पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, इनकी कितनी यील्ड है, ये बात ये डिसाइड करती है कि जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा इंडियन इकॉनमी में वो कितना होगा। हालांकि रीसेंट टाइम में जो 10 साल के बॉन्ड थे उनका ट्रांजैक्शन जो है, उनका जो बाइंग एंड सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसीलिए कई बार ये भी कहा गया कि जो 10 साल के बॉन्ड हैं अब वो बेंचमार्क इंडाइसेस की तरह इंडिया में काम नहीं करते। इसका भी रीज़न है था क्योंकि RBI ने बहुत ज़्यादा जो 10 साल के बॉन्ड्स थे वो खरीदे थे। क्यों? क्योंकि RBI जो था वो बॉन्ड की जो 10 साल के जो बॉन्ड है उनकी यील्ड को रेगुलेट करना चाहता था इन ऑर्डर टू चीपर द गवर्नमेंट बोरोइंग। हालांकि RBI ने कोशिश भी करी। इस मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर RBI बेसिकली ट्राई टू कंट्रोल द यील्ड रेट ऑफ 10 years old bond or 10 years bond, but yes, after some time or after some time of pandemic, RBI actually left it on market. So since February this year, the bond or the yield rate of 10 years bond is increasing slightly or significantly, and they are preferring an orderly revolution of yield curve। तो कैलेंडर ईयर 20 ये हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि पैंडेमिक तक RBI ने कोशिश करी, जब तक गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी थी, कि जो 10 साल के बॉन्ड है इनका यील्ड रेट जो है वो रेगुलेट किया जाए, मिनिमम करके रखा जाए, जैसे कि गवर्नमेंट अगर पैसा मार्केट से उठाए तो उसको कम इंटरेस्ट रेट में, सस्ते इंटरेस्ट रेट में मिल जाए। तो RBI का जो टारगेट था वो था 6 से ऊपर नहीं जाने देना चाहती थी RBI। बट यस, चूँकि अब RBI ने इसको मार्केट पर छोड़ दिया, क्योंकि मैक्सिमम बोरोइंग अगर हम देखें तो गवर्नमेंट्स कर चुकी हैं। अब उनकी बोरोइंग जो है वो आगे आने वाले टाइम में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगी, या उतनी नहीं होगी जितनी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में थी। तो अब RBI has left it on market, and because of this reason the 10 years old bond yield is increasing। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इतनी इंक्रीज होगी कि 7% तक जाएगी। So this is a cautious note for firms, companies or the government to readjust their finance as per this increasing 10 years बॉन्ड यील्ड। अब बेनिफिशियरी इन द सिस्टम वुड बी द सेवर। जो सेवर हैं, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक्चुअली ये बॉन्ड खरीद रखे हैं, दे विल बी द बेनिफिशियरी। डेफिनेटली यील्ड इंक्रीज कर रही है, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जो बेनिफिशियरी होंगे सिस्टम में, दैट विल बी द सेवर। वाइल द इन्फ्लेशन एवरेज 6.6% इन द कैलेंडर ईयर एंड 6.2% इन फाइनेंशियल ईयर 21,
द SBI 1 year डिपॉजिट यील्ड विल बी 5% और इससे ज़्यादा या इसके आसपास होगी। तो सीधा सीधा ये कहना है कि इन्फ्लेशन के बावजूद भी 6% की इन्फ्लेशन के बावजूद भी ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है दे विल बी द बेनिफिशियरी। सारे इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करने के बाद जो यील्ड रेट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 5% तक आएगा। और अगर हम इस समय एक नॉर्मल FD या सेविंग की बात करें तो करीब इतना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जो बेनिफिशरी होंगे 4.7% के अप्रॉक्सीमेटली जो बैंक्स हैं वो FD RD में दे रहे हैं, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो उनका ये कहना है कि जो बॉन्ड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया दे विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 5% yield on their 10 years old bond and 10 years bond, and that is why the savers or the investors are more benefited will be from this increasing yield rate। और अगर हिच की बात करें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो लोअर रेटेड कॉरपोरेट फर्म्स विच आर मोस्ट ऑफ द रेटिंग यूनिवर्स इन इंडिया विल बी द वर्स्ट हिट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द प्रॉपर एक्सेस टू फाइनेंस इवन व्हेन द लिक्विडिटी वाज गुड। तो उनके लिए जो फंड रेज करना, जो कि बॉन्ड को प्रेफर करती हैं, उनके लिए जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है जिनकी, दीज टाइप्स ऑफ फर्म्स विल बी वर्स्ट अफेक्टेड। हालांकि अगर बेटर रेटेड जो अच्छी रेनाउंड और जिनकी रेटिंग अच्छी है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अगर उन फर्म्स की बात करी जाए, उन कंपनीज की बात करी जाए, दे विल कंटिन्यू टू डू गुड बिकॉज ईच बैंक्स विल ट्राई टू बी वन जंप अहेड ऑफ अदर्स टू लेंड देम। तो ये सिचुएशन ऐसे कंपनीज जिनकी फाइनेंशियल रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जिनकी गुडविल अच्छी नहीं है, जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, उनको फंड रेजिंग में प्रॉब्लम करेगी। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बैंक्स जो हैं वो भी थोड़ा सा अवर्सिव रहेंगे अपने NPA को लेकर के। वो ऐसी फर्म्स को लैंड नहीं करना चाहेंगे जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है। ऐसे फर्म्स को बैंक नहीं लैंड करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बैंक्स का जो NPA है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर इस तरह से यील्ड बढ़ रही है 10 साल के बॉन्ड की, तो जो ऐसी फर्म्स जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है उनको मार्केट से पैसा उठाना भी महंगा पड़ेगा। सो डेफिनेटली ऐसी फर्म्स जो कि रेटिंग में अच्छी नहीं हैं दे विल बी वर्स्ट अफेक्टेड, बट लिक्विडिटी विल स्टिल बी एम्पल इन द सिस्टम फॉर एटलीस्ट 1 year, क्योंकि RBI इस तरह का कोई भी मूव नहीं ले रही। RBI वांट टू मेक श्योर कि जो इकोनॉमिक रिकवरी होने वाली है आगे आने वाले टाइम में, फाइनेंशियल ईयर 23 तक जो भी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उस रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम में, इकोनॉमी में सफिशेंट मनी रहे, सफिशेंट लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। द 10 years bond yield closed at 6.36% ऑन ट्यूसडे। ये अभी के 10 years के जो बॉन्ड्स है उनकी यील्ड रेट है, और आगे आने वाले टाइम में दिस विल टच द 7%, and expert says it should rise to 6.5% by the end of December। और डेफिनेटली सेंट्रल बैंक मीन्स RBI इज फाइन विद इट, क्योंकि RBI का जो पर्पस था वो अचीव हो गया था। RBI को जितना रेगुलेट करना था, जितना जिस टाइम पीरियड तक रेगुलेट करनी थी यील्ड रेट, उसने रेगुलेट करी। तो अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि राइज करेगा यील्ड रेट, इंटरेस्ट रेट, और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है फर्म्स के लिए वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 साल के बॉन्ड जो हैं वो बेंचमार्क हैं। जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रेट या यील्ड रेट बढ़ेगा उसी तरह से इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो दैट मे लीड्स टू हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जबकि जो ऐसे कंपनीज जिनकी गुडविल अच्छी है, जिनकी रेटिंग अच्छी है, उनको बैंक्स लैंड कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट से फंडिंग करनी है तो ऐसी फर्म्स जो कि अच्छी नहीं है रेटिंग में, उनको बैंक्स भी फंड करने को तैयार नहीं होंगे, और उनको मार्केट से फंडिंग करना भी उनके लिए कॉस्टली अफेयर होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। वी हैव करेक्टेड टैक्स एनोमली इन टेक्सटाइल FM। So Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday said to a recent notification or about the recent government notification on uniform goods and services tax at 12% for textile and apparel sector। तो गवर्नमेंट का एक recent notification आया है जहां पर गवर्नमेंट ने इस बात के लिए
डायरेक्ट किया है कि जो भी टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर हैं उसमें यूनिफॉर्मली एक जीएसटी रेट लगेगा एंड दैट इज ऑफ 12%। एंड गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये कहना है कि ये जो यूनिफॉर्म टैक्सेशन लगाया है जीएसटी का गवर्नमेंट ने, दैट इज सिंपली टू करेक्ट द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर दैट वाज लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द कंपनीज। तो जो भी एनोमलीज थी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ के। गवर्नमेंट का कहना है कि टैक्सेशन सिस्टम में, मोर स्पेसिफिकली टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ एनोमलीज थी, कुछ एरर्स थी। उन एरर्स को रिमूव करने के लिए एक यूनिफॉर्म जीएसटी रेट जो है वो अप्लाई किया है गवर्नमेंट में, और वो कितना है 12% का है। और इस पर्टिकुलर मूव को गवर्नमेंट के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डिफेंड किया है। हाउएवर शी डिड नॉट सब्सक्राइब टू द इंडस्ट्री फियर दैट दिस वुड लीड टू द हायर प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड, जो कि कई सारे जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उनका ये कहना है कि इतना जो 12% का टैक्स रेट आप लगा रहे हैं दैट में लीड्स टू द हायर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और ये जो हायर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है ये इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो इंटरनेशनल मार्केट में भी एक डिसएडवांटेज देगा, जबकि इंडिया जो है टेक्सटाइल में अभी बांग्लादेश और अदर डेवलपिंग इकोनॉमी, साउथ एशियन इकोनॉमीज़ के साथ कॉम्पीट कर रहा है, क्योंकि इंडिया की जो टेक्सटाइल में पोजीशन थी उसको ओवरकम, या हम कह सकते हैं उससे अच्छा पोजीशन या उससे अच्छा गेन कई अदर इकोनॉमीज़, बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी, मलेशिया जैसी इकोनॉमीज़ ने रजिस्टर किया। तो इंडिया वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू रीसेट और रीगेन इट्स पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। और इंडस्ट्री का ये कहना है कि 12% का जीएसटी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू अ हायर प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड। तो उसको लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि हर बार ऐसा नहीं होता। अब टैक्स में अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं तो एवरी टाइम दिस रेट एडजस्टमेंट डू नॉट लीड टू द प्राइस इंक्रीज फॉर द कस्टमर। हायर रेट्स ऑन इनपुट वाज लीडिंग टू हायर रिफंड टू द टैक्स पेयर एंड सिंपली नीडेड द करेक्शन एज गवर्नमेंट हैज़ डन। और ये इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड हुआ था। हालांकि एज एंटिसिपेटेड, एज एक्सपेक्टेड, जो इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, दे आर नॉट टेकिंग इट गुड। और उनका ये कहना है, अगर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट की बात करें तो उनका ये कहना है कि इस पर्टिकुलर इंक्रीज जीएसटी टैक्स से जो एमएसएमई सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। As per Mr. Sanjay, which has its main manufacturing unit in Tirupur in Tamil Nadu, said the move will be advantageous only for 15% of the industry, जहाँ पर big player है 15%। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उनका ये कहना है कि 15% जो बिग प्लेयर्स हैं केवल उनको ही ये मूव बेनिफिट करने वाला है। अगर हम एमएसएमई सेगमेंट की बात करें तो 85% जो कॉन्स्टिट्यूट करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उस एमएसएमई सेगमेंट के लिए ये मूव जो है दैट इज नॉट गुड एंड दैट मे बी डिसएडवांटेजियस फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज द international market. So these are the points or the counter points that our finance minister has put forward in defense of their uniform GST in textile and apparel sector. अब देख लेते हैं some other news clips. India other to tap strategic oil reserve to cool prices. तो जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडिया पर भी गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि आप इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट करें, क्योंकि इकोनॉमीज जो हैं वो रिकवरी की सिचुएशन में, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो दे आर ऑन रिकवरी स्टेज। और रिकवरी स्टेज में अगर आप इस तरह के इन्फ्लेशन आ रहे हैं, जो कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है जिस तरह से बढ़ रहा है वो सभी सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका डीजल या पेट्रोल ही इम्पैक्ट होकर प्राइस इम्पैक्ट हो रहे हैं, सभी सेक्टर पर उसका क्लियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और इसीलिए गवर्नमेंट इज एक्चुअली डिसाइडिंग दैट दे आर गोइंग टू रिलीज 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स इन अ concentrated efforts to bring down the global crude oil prices. So finally, जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया से कहा था कि अगर जब इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी सऊदी अरेबिया और ओपेक नेशन से कि आप जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, तो उसके बदले में सऊदी अरेबिया ने इंडिया से कहा था कि आपने जो भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व
कलेक्ट किया है जब हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस निगेटिव था, तो उस समय जो भी आपने रिजर्व्स क्रिएट करिए उनको यूज़ करिए इन ऑर्डर टू कूल डाउन द प्राइसेस इन योर डोमेस्टिक इकोनॉमी. तो फाइनली गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू रिलीज द 5 million barrels of crude oil from its strategic petroleum reserves. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इंडिया के पास कहाँ पर इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्टैब्लिश किए हैं और कितने हैं अभी करेंटली, और कितने जो हैं वो प्रपोज्ड हैं या ऑपरेटिंग या आगे बनने वाले या आगे आने वाले टाइम में स्टैब्लिश किए जाएंगे. हालांकि सेक्टर वॉचर्स आर सेइंग द क्वांटिटी इज़ नॉट बिग इनफ. तो उनका ये कहना है कि जो 5 मिलियन बैरल आप निकाले जा रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, या ये इंडिया की जो क्रूड ऑयल की नीड है उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सकता बहुत टाइम तक. बट येस, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर इवेंट जो कि ग्लोबल इकोनॉमी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको इंडिकेट करेगा. तो प्रॉबेबली इंडिया के साथ साथ जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिनकी डिपेंडेंसी ओपेक नेशन पर है फॉर देयर क्रूड ऑयल रिजर्व, वो इकोनॉमीज भी अब इस तरह के एक्शन ले सकती हैं. तो प्रॉबेबली इससे क्या होगा, जो ओपेक नेशन है उन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा. अगर इकोनॉमीज अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को यूज करना शुरू कर देंगे तो मे बी नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्रैश भी कर सकते हैं. तो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने की भी टेक्निक हो सकती है. India has agreed to release 5 million barrels of crude oil from its strategic petroleum reserve, and this release will happen in parallel and in consultation with the other major global energy consumers. कौन-कौन से? Including USA, China, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया एज पर द ऑयल मिनिस्ट्री. तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो कि डिपेंडेंट ऐसे इकोनॉमीज, ऐसे कंट्रीज जो कि डिपेंडेंट हैं ओपेक नेशन पे, उनकी तरफ से एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी विल फाइंड सम अदर ऑल्टरनेटिव. सूनर और लेटर वी विल बी एबल टू गेट दोज अल्टरनेटिव एंड एट दैट टाइम द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल मे क्रैश. दैट हैज हैपेंड एट द ड्यूरेशन ऑफ पैंडेमिक. और अगर हम इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं क्लियरली फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 3 सालों से कंटिन्यूसली जो इंडिया का क्रूड ऑयल है वो, या हम कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट बिल है जो स्पेशली क्रूड ऑयल के से आता है वो रिड्यूस हो रहा है. और इस फाइनेंशियल ईयर में तो बहुत ज़्यादा कम एंटिसिपेट किया जा रहा है क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा है. और अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व यूज़ करता है तो दैट विल मे further get decreased, if not significantly but even marginally also. अब देख लेते हैं नेक्स्टली पेटीएम डिबैकल रॉयल्स मार्केट फॉर अनलिस्टेड शेयर्स. So Paytm dismal debut on stock market has roiled the market for unlisted shares with the price of several regularly traded scripts falling as much as 40% दिस वीक. तो पेटीएम के आईपीओ के फेलियर ने एक इवेंट ट्रिगर कर दिया और इसका इम्पैक्ट अदर शेयर्स पर या अदर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ पर या अनलिस्टेड शेयर्स पर देखने को मिल रहा है. विद द प्राइस ऑफ सेवरल रेगुलरली ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स फॉलिंग एज मच एज 40%. और अगर बात करें किसके किसके, मोबिविक, एजीएस ट्रांजेक्स, फिनो, पेटेक, रिलायंस रिटेल एंड चेन्नई सुपर किंग्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, बिल टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो दिस सीजन. तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट जो कि नवंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर सेशन में गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट द क्रिप्टो बिल और डिजिटल करेंसी बिल. और उसमें जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एज पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा. हालांकि ये भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं कमेटी के, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट बैन. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये डिसाइड है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा. बट यस, जो आरबीआई रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी अगर कोई लॉन्च होती है आगे और फ्यूचर में तो वो सारी अलाउ रहेंगी. दिस इज अमंग द 26 पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग द रिपेल ऑफ 3 फॉर्म्स लॉ. तो इसके अलावा और बहुत सारे जो लेजिस्लेशन हैं वो भी प्रेजेंट किए जाएंगे, बिल्स प्रेजेंट किए जाएंगे पार्लियामेंट में. तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उस पर बैन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जीएसटी कट्स.
GOM to meet on November 26 to finalize the report. So the panel of state finance ministers looking into GST rate rationalization कब, जो कि नवंबर 27 में एक मीटिंग GST की शेड्यूल है GST काउंसिल की, उस मीटिंग में जो टैक्स रिवीजन है, जो टैक्स कट होना है, वो उसके बारे में डिसीजन या फाइनलाइजेशन होगा. फिलहाल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिपोर्ट है ऑन रेट चेंजेस, उस पर भी डिस्कशन होगा. तो सोर्सेज, एज पर द सोर्सेज, द फिटमेंट कमेटी कंप्राइजेस टैक्स ऑफिसर्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर हैज मेड मेनी स्वीपिंग रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द स्लैब्स एंड रेट चेंज फॉर टेकिंग आइटम्स आउट ऑफ द एग्जम्पशन लिस्ट. तो आगे आने वाली GST काउंसिल की मीटिंग में, जो कि 27 को शेड्यूल है, मेजर चेंजेस देखे जा सकते हैं. एग्जम्पशन की लिस्ट से कुछ आइटम्स को निकाला जाएगा, कुछ को डाला जा सकता है. जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा. फिलहाल जो रिकमेंडेशन दी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, जो वर्किंग कमेटी ने, उस पर जो भी डिस्कशन होना है वो उसी पर्टिकुलर मीटिंग में डिसाइड होगा. बट हाँ, इस बात के भी कवायद लगाई जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो रिकमेंडेशन ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं बन सकते. जैसा कि हम जानते हैं कि GST काउंसिल में जो सेंटर है वो 1/3 वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो स्टेट्स हैं वो 2/3 वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और किसी भी डिसीजन पर एग्रीमेंट होने के लिए मेजॉरिटी वोटिंग राइट की ज़रूरत होती है. तो स्टेट्स आर मोर पावरफुल. तो ऐसा कहा जा रहा है कि all these recommendations are not going to be accepted in toto, but yes, मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे एज पर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स report on rate rationalization. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.